स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद राजीव में। दोस्तों, इसके पहले आप लोगों का बताया गया होगा परागकोश की संरचना के बारे में, और आज का टॉपिक है परागकोश का स्फुटन तथा परागकण की संरचना। चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, परागकोश का स्फुटन। पराग कोश का स्फुटन। परागकोश का स्फुटन कैसे होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो जब मध्य स्तर तथा टेपिटम नष्ट हो जाते हैं उसके बाद परागकोश का स्फुटन होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब परागकोश का मध्य स्तर और टेपिटम पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं तो परागकोश का स्फुटन यानी परागकोश फूटना आरंभ कर देते हैं। ये मुख्यतः 4 विधियों द्वारा फूटते हैं, यानी स्फुटन की विधियां। ये मुख्यतः 4 विधियों द्वारा फूटते हैं, जैसे नंबर 1 अनुप्रस्थ स्फुटन, और नंबर 2 है लंबवत स्फुटन, और नंबर 3 है छिद्रमय स्फुटन। नंबर 4 है कपाटीय स्फुटन। तो नंबर 1 पहले देखेंगे कि अनुप्रस्थ स्फुटन क्या होता है। तो परागकोश कुछ इस टाइप का होता है। कुछ इस टाइप की परागकोश की संरचना होती है। तो जब ये परागकोश मध्य से यानी यहाँ बीचों बीच यहाँ से जब ये स्फुटित होते हैं, ये पूरी तरह 2 पालियों में बढ़ जाते हैं, तो ये कहलाता है अनुप्रस्थ स्फुटन। ये मुख्यतः होता है तुलसी में। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो ये तुलसी में होता है। उसके बाद यदि लंबवत भी स्फुटन की बात किया जाए तो यह परागकोश कुछ इस टाइप का पाया जाता है। तो लंबवत स्फुटन में ये परागकोश जो होते हैं ये यहाँ से ऐसे फूट जाते हैं, यानी ये मध्य भाग से लंबवत रूप से अलग हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो इसमें धतूरा, कपास आदि आते हैं।
उसके बाद यदि छिद्रमय स्फुटन की बात किया जाए तो छिद्रमय स्फुटन जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। छिद्रमय स्फुटन में ये जो परागकोश दो लोब्स में बटे होते हैं तो ये इनके ऊपरी सिरे पे यहाँ पर छिद्र हो जाता है और यहाँ से परागकण जो है निकल जाते हैं। तो इस प्रकार ये छिद्रमय स्फुटन हुआ। इसके अंतर्गत उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो मकोए आता है। उसके बाद कपाटीय स्फुटन की यदि बात किया जाए तो इसमें कुछ इस प्रकार का स्फुटन होता है। ये परागकोश हैं। तो परागकोश का जो आवरण होता है वो यहाँ मध्य से रिंग नुमा हो करके और यहाँ मध्य से ही वो फूट जाते हैं और यहाँ से नया अंकुरण निकलने लगता है। तो इस प्रकार के स्फुटन को कपाटीय स्फुटन कहते हैं। इसमें मुख्यतः एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखेंगे तो बारबेरिस आता है, बारबेरिस। तो इस प्रकार यदि परागकोश का स्फुटन देखा जाए तो स्फुटन 4 विधियों द्वारा होता है: अनुप्रस्थ, लंबवत, छिद्रमय और कपाटीय। अनुप्रस्थ में तुलसी और लंबवत में धतूरा, कपास आते हैं। छिद्रमय में मकोए और कपाटीय में बारबेरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे परागकोश के बाद आगे देखेंगे परागकण की संरचना। चलिए उसको देखते हैं। परागकण की संरचना। परागकण की संरचना। तो परागकण कुछ इस प्रकार के पाए जाते हैं। ये इनका अंतःचोल होता है। बाह्यचोल किस इस प्रकार के पाए जाते हैं। ये इनके बाह्यचोल होते हैं जो पूरे किनारे पर बिखरे होते हैं। ये इनके बाह्यचोल हैं। इसके अंदर पाया जाता है जनन छिद्र, ये परत कुछ इस प्रकार की पाई जाती है। इसका नामनेशन देख लेंगे। और यहाँ बीच में पाया जाता है रिक्तिका और रिक्तिका के बाद यहाँ मध्य में पाया जाता है केंद्रक। तो ये इसका बाह्यचोल, ये इसका अंतःचोल, ये जनन छिद्र, और ये रिक्तिका या जिसे वैक्यूल्स कहा जाता है। यहाँ ये केंद्रक या जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। इस प्रकार एक परागकण के मुख्यतः इतने अंग होते हैं। अब एक एक का देख लेंगे इसमें क्या वर्क होता है। तो
यदि बाह्य चोल की बात किया जाए, बाह्य चोल, तो ये सबसे ऊपरी आवरण होता है और ये जो बना होता है वो, यानी बाह्य चोल का निर्माण जो होता है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है और इसका जो कार्य होता है वो बाह्य आघातों से रक्षा करना, बाह्य आघातों से रक्षा करना। उसके बाद यदि अंतःचोल की बात किया जाए, अंतःचोल, तो ये मुख्यतः पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है और ये अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करता है, यानी खनिज लवण का आदान प्रदान करता है, यानी अर्धपारगम झिल्ली की तरह व्यवहार करता है, अर्धपारगम झिल्ली की तरह व्यवहार। उसके बाद यदि जनन छिद्र की बात किया जाए, जनन छिद्र, तो ये इसका मुख्य कार्य होता है अंकुरण करना, अंकुरण करना। उसके बाद यदि रिक्तिका की बात किया जाए, तो इसका मुख्य कार्य होता है समायोजन करना, यानी जो भी खनिज लवण है उनको उपापचय क्रिया के द्वारा समायोजित करना है, समायोजन करना। उसके बाद यदि केंद्रक की बात किया जाए, तो केंद्रक का मुख्य कार्य होता है परागण, अंगों को नियंत्रित करना, नियंत्रित करना। तो इस प्रकार एक परागकण की संरचना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परागण अंग पाए जाते हैं जिनका भिन्न भिन्न कार्य होता है। उसके बाद यदि परागण के जीवन काल की बात किया जाए, परागकण के जीवन काल, तो परागकण के जीवन काल अलग अलग होते हैं। जैसे अनाजों की बात किया जाए, अनाज में परागकण 30 मिनट तक जीवित रहते हैं, 30 मिनट्स तक सरवाइव करते हैं। वहीं अगर बात किया जाए रोजेसी, एक फैमिली कुल है, रोजेसी, लेगुमिनोसी, तथा सोलेनेसी, इन सब में यदि परागकण की जीवन की बात किया जाए तो ये
कई महीनों तक जीवित रहते हैं। इस प्रकार परागकण के जीवन काल का भिन्न भिन्न कुलों में अलग अलग जीवन काल पाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे ये पूछा जाए कि सबसे छोटा परागकण या सबसे बड़ा परागकण किसका होता है, उसको देखेंगे। परागकण सबसे छोटा तो सबसे छोटा जो परागकण होता है वो मायोसोटिस एल्पेस्टिस का होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 10 mm यानी 10 माइक्रोमीटर होती है। यदि क्वेश्चन में पूछ लिया कि सबसे छोटा परागकण किसका होता है तो मायोसोटिस एल्पेस्टिस का, और वहीं अगर बात किया जाए सबसे बड़ा परागकण किसका होता है तो वो मिरेविलेसिस जलापा का होता है। इसका जो लंबाई होता है वो 200 mm यानी 200 माइक्रोमीटर होता है। तो इस प्रकार एक परागकण सबसे छोटा जो होता है वो मायोसोटिस एल्पेस्टिस का होता है, और सबसे बड़ा परागकण जो होता है वो मिरेविलेसिस जलापा का होता है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे कि नर युग्मक का निर्माण। नर युग्मक का निर्माण नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है तो नर युग्मक में मुख्यतः 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें पहला कायिक कोशिका और दूसरी है जनन कोशिका। कायिक कोशिका की यदि बात किया जाए तो ये गोलाकार होती है, और इसके अंतर्गत यदि केंद्रिका की बात किया जाए तो इसमें 1 अथवा 2 केंद्रिका होती हैं, केंद्रिका पाई जाती हैं। और यदि इसके बनने की बात किया जाए कि कायिक कोशिका बनती कैसे है तो इसमें मुख्यतः आरएनए और प्रोटीन होता है। आरएनए और प्रोटीन से कायिक कोशिका का निर्माण होता है। उसके बाद यदि जनन कोशिका की बात किया जाए तो जनन कोशिका जो होती है यानी नर युग्मक का जो निर्माण होता है वो जनन कोशिका से ही होता है, और जनन कोशिका में सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन
द्वारा, यानी द्वारा नर युग्मक का निर्माण, यानी जो नर युग्मक का निर्माण होता है वो जनन कोशिका से होता है और जनन कोशिका में सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है जिससे नर युग्मक का निर्माण होता है। यह विभिन्न चरणों में होता है, जैसे देखेंगे युग्मक निर्माण के विभिन्न चरण। नर युग्मक निर्माण के विभिन्न चरण, इसमें देखेंगे फिगर के माध्यम से। सबसे पहले जनन कोशिका कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद जनन कोशिका कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। इसके अंदर दूसरे स्टेप में रसधानी और केंद्रक का निर्माण हो जाता है। केंद्रक का निर्माण होता है। तीसरे स्टेप की यदि बात किया जाए तो तीसरे स्टेप में कुछ इस प्रकार की संरचना शो होती है, जैसे कुछ इस प्रकार की संरचना शो होती है। यहाँ यदि बात किया जाए तीसरे स्टेप में, तो तीसरे स्टेप में एसिमेटिक तंतु बन जाते हैं। एसिमेटिक तंतु, जैसे सेल्स में क्रोमैटिन तंतु बनते हैं, सेम उसी प्रकार इसमें एसिमेटिक तंतु बन जाते हैं तीसरे स्टेप में। उसके बाद यदि चौथे स्टेप की बात किया जाए तो चौथे स्टेप में कुछ इस प्रकार की संरचना शो होती है। जैसे इसमें जनन कोशिका और कायिक कोशिका दोनों अलग हो जाती है। जनन कोशिका की यदि बात किया जाए तो कुछ इस प्रकार दिखती है, और कायिक कोशिका की यदि बात किया जाए तो कुछ इस प्रकार दिखती है। यहाँ ये जो है जनन कोशिका है, जनन कोशिका, और यहाँ जो है ये कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। तो इस प्रकार यदि नर युग्मक की बात किया जाए तो नर युग्मक का निर्माण जनन कोशिका से होता है, और जनन कोशिका में जब समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन होता है तभी नर युग्मक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार बस आज इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बस आज इतना ही। जय